जब क्रिमिनल जेल से भागने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा ऐसा वक्त चुनते हैं जब वो जेल से बाहर होते हैं, जैसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त या एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट करते वक्त। और उन्हें अक्सर कुछ ही दिन के अंदर पुलिस फिर से पकड़ भी लेती है। लेकिन कुछ जीनियस क्रिमिनल ऐसे भी होते हैं जिनके क्राइम्स की कितनी भी बुराई की जाए पर उनके एस्केप प्लानिंग और टेक्निक देखकर तालियां बजाने का दिल करता है। आज बात करते हैं ऐसे ही एक प्रिजन एस्केप की, जिसमें एस्केप करने वाले प्रिजनर्स के बारे में आज तक भी किसी को कुछ पता नहीं है। द 1962 अल्काट्राज प्रिजन एस्केप। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे के बीच में एक आइलैंड पर बनी अल्काट्राज प्रिजन में अमेरिका के सबसे खतरनाक और शातिर अपराधियों को रखा जाता था। और इसकी वजह यह थी कि यह प्रिजन एक आइलैंड पर बनी थी जो कि चारों तरफ पानी से घिरा था। यहाँ क्रिमिनल सब कुछ सोच सकते थे, सिर्फ प्रिजन एस्केप छोड़कर, क्योंकि ये लगभग नामुमकिन था। फिर भी 1934 से 1963 के बीच 36 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, जिसमें से लगभग सभी को या तो पकड़ लिया गया या वो मारे गए, सिवाय 3 कैदियों के, जिनकी स्टोरी आज तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। फ्रैंक मॉरिस नाम के एक क्रिमिनल को जनवरी 1960 को अल्काट्राज में लाया जाता है। उसने बैंक रोबरी, डकैती जैसे कई और क्राइम के साथ साथ बार बार जेल से भागने की भी कोशिश की थी। उसी साल कुछ वक्त बाद जॉन एंगलिन नाम के एक और अपराधी को भी अल्काट्राज भेजा जाता है। और उसके कुछ वक्त बाद 1961 की शुरुआत में जॉन एंगलिन का भाई क्लेरेंस एंगलिन भी अल्काट्राज पहुंच जाता है। ये तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अल्काट्राज में इन तीनों के सेल भी एक दूसरे से मिले हुए थे। मॉरिस, जिसे उसकी इंटेलिजेंस और प्रिजन एस्केप के लिए जाना जाता था, उसने इन दोनों एंगलिन ब्रदर्स के साथ मिलकर एस्केप की प्लानिंग शुरू कर दी। उनकी मदद जेल में उनका एक चौथा साथी एलन वेस्ट भी कर रहा था। उन्होंने जेल से ही कुछ पुराने सॉ ब्लेड और स्पून चुराकर अपने सेल में रख लिए थे और लगभग 6-7 महीने तक अपनी हर रात वो अपनी सेल के वेंटिलेशन डक्ट को बड़ा करने में बिताते रहे। जब वो ये सब करते थे तो मॉरिस अकॉर्डियन बजाता था ताकि कुरेदने की आवाज दब जाए। दिन में वो उस वेंटिलेशन डक्ट को कार्डबोर्ड, सूटकेस या कपड़े से ढक देते थे। वो वेंटिलेशन डक्ट एक यूटिलिटी टनल में खुलती थी, जहां उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट से बनाई हुई एक 6x14 फुट की इन्फ्लेटेबल राफ्ट छिपाई हुई थी। इसी बीच उन्होंने पेपर और प्लास्टर से कुछ डमी हेड्स तैयार कर लिए थे, जिसे उन्होंने स्किन कलर पेंट और हेयर से इंसान जैसा दिखने लायक बना लिया था। 12 जून 1962 की सुबह रूटीन मॉर्निंग बेड चेक करने निकले गार्ड ने देखा कि फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन अपनी सेल से गायब थे और उनके बेड पर उनकी जगह चालाकी से बनाए गए डमी हेड्स रखे थे, जिनकी वजह से नाइट गार्ड को रात में भी कोई शक नहीं हुआ। पूरी जेल को लॉक कर दिया जाता है और तीनों अपराधियों की खोज शुरू हो जाती है। छानबीन के दौरान उनकी सेल से सॉ ब्लेड और स्पून समेत कई और पुराने टूल बरामद होते हैं। लेकिन उनके प्लान की असली जानकारी देता है उनका चौथा साथी एलन वेस्ट। वो बताता है कि उसे भी उनके साथ भाग जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसके वेंटिलेशन डक्ट का ग्रिल नहीं खुला और उसे पीछे छोड़ दिया गया। बाकी तीनों डक्ट के जरिए यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंचे, अपने एस्केप गियर्स लिए और वेंटिलेटर के जरिए ऊपर चढ़कर रूफ पर पहुंचे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो आज तक एक मिस्ट्री है। क्या उन्होंने उस सैन फ्रांसिस्को बे को क्रॉस कर लिया था? क्योंकि पानी के तेज बहाव और खतरों को देखते हुए ये लगभग नामुमकिन लग रहा था। एलन वेस्ट के अकॉर्डिंग लैंड पर पहुंचते ही उन्हें एक कार और कुछ कपड़े चुराने थे, लेकिन इस तरह की कोई चोरी की घटना भी नहीं हुई थी। अगर उनके फैमिली मेंबर्स ने उनकी हेल्प की तो ये भी बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उन तीनों की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। 17 साल तक इस केस पर छानबीन के दौरान पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उनके जिंदा होने या मरने का पता चल सके। और फाइनली 31 दिसंबर 1979 को FBI ने इस केस को क्लोज कर दिया। पर लोग आज भी मानते हैं कि वो तीनों उस वक्त की सबसे सिक्योर मानी जाने वाली प्रिजन से बच निकले थे।